हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज। तो आज हम 16 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, तालिबान टेक काबुल, प्रेसिडेंट घनी फ्लीज, अमेरिका एब्सकॉन्ड्स। तो अब तालिबान ने काबुल को कैप्चर कर लिया है। जो उनके प्रेसिडेंट अशरफ घनी थे अफगानिस्तान के, वो तजाकिस्तान फ्ली कर चुके हैं। और अमेरिका तो अपने ट्रूप्स को लेकर एग्जिट कर ही रहा था, लेकिन अमेरिका ने बेसिकली फाइनल डेट ये दी थी कि 31 अगस्त तक हम अपने सारे ट्रूप्स को निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि उससे पहले ही तालिबान ने काबुल को कैप्चर कर लिया है। अमेरिका के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग कम से कम तालिबान को 90 दिन तो लगते ही काबुल को कैप्चर करने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे विद इन वीक्स तालिबान ने काबुल को कैप्चर कर लिया है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे कौन कौन से इनिशिएटिव्स की बात की, हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो नेक्स्ट 25 ईयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट 25 ईयर्स के बाद हम अपना 100th इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो उन्होंने इस पीरियड को अमृतकाल बोला है। और उन्होंने ये बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि जो 25 साल हैं इसमें हम अपने देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। साथ ही उन्होंने बोला हमें वेट नहीं करने की ज़रूरत है 25 साल तक, यही समय सही समय, और अभी से हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए लग जाना चाहिए कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। वंदे भारत में उन्होंने 75 वंदे भारत ट्रेन्स इनाग्रेट करने की बात की गई है, जो कि सारे कंट्रीज़ के कॉर्नर को कनेक्ट करेगी। उड़ान स्कीम की बात की गई है, उड़े देश का आम नागरिक, जिससे एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल करने की बात की गई थी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बोली है, जो गवर्नमेंट का रोल है इन द लाइफ ऑफ सिटीजन्स, उसे रिड्यूस करने की बात की गई है। तो जो भी आर्केइक लॉज हैं उसे ख़त्म करने की बात की गई। अननेसेसरी लॉज, आर्केइक लॉज, उनको बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा एफर्ट्स हैव इंक्रीज इन द लास्ट 7 years टू फ्री द पीपल फ्रॉम द वेब ऑफ अननेसेसरी लॉज एंड प्रोसीजर्स। वाइल आत्मनिर्भर भारत वॉज वन ऑफ द मेन थीम्स ऑफ द पीएम्स इंडिपेंडेंस डे स्पीच। तो इस बार सबसे इंपॉर्टेंट जो थीम था वो आत्मनिर्भर भारत का ही था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बोला है कि हमें इनोवेट करना है, टेक्नोलॉजी लानी है, कटिंग एज इनोवेशन करनी है इंडिया में ही। और साथ ही हमें जो भी गुड्स बनाने वो वर्ल्ड क्लास गुड्स स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने चाहिए। तो न्यू इकॉनमी जो भी होगी उसमें इंडिया भी अपने वर्ल्ड क्लास गुड्स अप्लाई कर सके। और उन्होंने ये भी बोला कि कोई भी कंपनी अगर वर्ल्ड क्लास गुड्स बनाएगी तो गवर्नमेंट उसे हर तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। आपने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन तो सुना था, जिसमें गवर्नमेंट लगभग 100 लाख करोड़ खर्च कर रही थी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो उसी की तरह ही एक और मास्टर प्लान है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो वो भी हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही है, ताकि जो हमारी इकॉनमी है वो इंटीग्रेट हो जाए और एक हॉलिस्टिक पाथवे में आ जाए। तो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी जनरेट होंगी अगर हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये एक वर्जन ही तरीके का अपीयर हो रहा है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का। अभी तक जो मेन मोटिव था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब उसमें एक और चीज़ ऐड कर दी गई कि सबका प्रयास। सबका प्रयास मतलब जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए वो इंक्लूसिव होना चाहिए, सारे सेक्शंस को इंक्लूड करते हुए होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बोला है कि पहले अचीव ये होता था, जो गोल ये होता था कि सेचुरेशन ऑफ द स्कीम्स को अचीव करना है, कि कोई भी स्कीम्स है उसमें जितने बेनिफिशियरीज हैं सब उसमें इंक्लूड हो जाएं। लेकिन अब हमें उससे आगे बढ़ना है। जैसे कि पहले का मेन एम ये होता था कि सारी स्कीम्स में जैसे आयुष्मान भारत, उसमें सब लोग इनरोल होने चाहिए जो भी बेनिफिशियरीज है। लेकिन अब ज़रूरत है जो रोड्स हैं विलेजेस की, उन्हें डेवलप किया जाए। ऑल द हाउस होल्ड शुड हैव बैंक अकाउंट, ऑल द बेनिफिशियरीज शुड हैव आयुष्मान भारत कार्ड्स एंड ऑल द एलिजिबल पर्सन शुड गेट द बेनिफिट ऑफ उज्ज्वला योजना। तो सारे पर्सन जो भी किसी भी स्कीम के बेनिफिशियरी, उनको उस स्कीम का बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाए। साथ ही उन्होंने यहाँ पर स्मॉल फार्मर्स की बात की गई है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो फार्म का शेयर होल्डिंग है वो धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। लगभग 80% ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। वो इसीलिए क्योंकि जो पॉपुलेशन साइज़ है वो बढ़ रहा है, और जो फैमिलीज़ है वो ज़्यादातर फैमिलीज़ में डिवीज़न होता जाता है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं जो छोटे किसान हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने एक वेलफेयर स्कीम उनके लिए भी बोला है कि छोटा किसान बने देश की शान। तो उसके लिए उन्होंने कुछ बातें, इनिशिएटिव्स लॉन्च करेंगे। साथ ही उन्होंने ये बोला है जो भी वेलफेयर स्कीम्स होंगी 2024 से, उनमें फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। क्योंकि हर दूसरी औरत जो है वो एनीमिक है और हर तीसरा बच्चा स्टंटेड है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ज़रूरत है कि फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड किया जाए। साथ ही एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात की गई है। और उन्होंने अपना बेसिकली चाइना को एक व्हील रेफरेंस करते हुए ये बात बोली है कि इंडिया हैज़ रिजोल्यूटली स्टूड अगेंस्ट टेररिज्म एंड एक्सपेंशनिज्म। तो इंडिया टेररिज्म के अगेंस्ट तो है ही, साथ ही जो ऐसे कंट्रीज़ है जिनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन एक इंपॉर्टेंट एम होता है, इंडिया उसके भी अगेंस्ट है एंड विल काउंटर देम इफेक्टिवली। हम हर कोशिश करेंगे उन कंट्रीज़ को काउंटर करने के लिए। लेकिन हाँ, अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है उसके लिए कोई भी रेफरेंस नहीं दिया गया प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सीजीआई का ये कहना है जो हाउस डिबेट्स हैं
बेसिकली जो लॉस को क्लियर करने के लिए होते हैं, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में कोई भी डेलिब्रेशन डिस्कशन नहीं होता है, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना है ये काफ़ी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। तो फ्लैगिंग द लैक ऑफ एडिक्वेट डिस्कशन इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑन वेरियस लॉज, तो कोई भी एडिक्वेट डिस्कशन नहीं होता है, जो भी लॉज पास होते हैं किसी भी पार्लियामेंट कमेटी को रेफर नहीं किए जाते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि काफ़ी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। अभी जो लेजिस्लेशन बन रहा है उसमें क्लैरिटी भी नहीं है क्योंकि इसमें डिस्कशन ही नहीं होता है। तो सीजीआई ने एक रीज़न दिया उसका, इसकी वजह ये है कि इंटेलेक्चुअल्स एंड लॉयर्स वर नॉट प्रेजेंट इन एडिक्वेट नंबर्स इन द हाउसेज। जो इंटेलेक्चुअल और लॉयर्स हैं वो हाउसेज में एडिक्वेट नंबर्स में नहीं प्रेजेंट है। अगर हम देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जब लिखा गया था तो वहाँ पर काफ़ी लीगल ल्यूमिनारीज थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो लॉ वाली कम्युनिटी है वो इस चीज़ से दूर भाग रही है। तो उन्होंने बोला कि इनका जो पार्टिसिपेशन है लॉ कम्युनिटी का वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इन हिज स्पीच द CJI रिकॉल्ड द लीडर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल फॉर मोस्टली लॉयर्स। तो उन्होंने ये बात भी बोली जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था उसमें जो लीडर्स थे वो ज़्यादातर लॉयर्स थे। Who not only sacrificed their profession but sacrificed their properties, their everything, their families. He said the first Lok Sabha, Rajya Sabha and other houses were filled with lawyers and members of the legal community. तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा ये पता चला है जो साइबर क्राइम से 2019 में लगभग 45,546 केसेस रजिस्टर हुए हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस है जो कि 27,248 थे। तो साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं इवन इन केसेस ऑफ डिटेक्शन। तो अगर डिटेक्ट हो भी जाता है कि यहाँ पर साइबर क्राइम हुआ है तो जब तक आप अक्यूज को अरेस्ट करते हो तो जब मनी एक बार लॉस्ट हो जाता है उसको वापस नहीं ला सकते, क्योंकि जो बैंकिंग के लेयर चैनल्स है बैंक में लेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है कि जिस इंसान के पैसों के साथ फ्रॉड हो उसको वापस लेकर आना। तो इसीलिए एक व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप शुरू किया गया ऑफिसर्स के द्वारा जिसका नाम है स्टॉप बैंकिंग फ्रॉड, जिसमें ई-कॉमर्स के सर्विस प्रोवाइडर्स भी कनेक्टेड है, सब लोग कनेक्टेड है कि जैसे ही उसमें इन्फॉर्मेशन आती है तुरंत उस कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये बोला गया है तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्राइम के 1-2 घंटे के बाद ही स्टेप्स ले लिए जाएं। इससे पहले जो ट्रेडिशनल मेथड ये होता था कि पुलिस ईमेल सेंड करती थी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, फिर ई कंपनी उसको वेरीफाई करती थी, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता था। इसमें इतना टाइम लग जाता था कि तब तक जो साइबर क्रिमिनल्स होते थे वो सारा पैसा यूज़ कर चुके होते थे। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ड्रॉप आउट्स को कर्व करने के लिए एक दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है हम यहाँ पर देखते हैं। द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द रिजर्व सीट्स इन दिल्लीज प्राइवेट स्कूल। तो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में लगभग 22% सीट्स रिजर्व हैं। किन के लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए, SCs के लिए, ST के लिए, OBCs के लिए और साथ ही ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन और कुछ बच्चे जिनको HIV एड्स है, और 3% उनके लिए जो बच्चों के स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे सीट्स तो रिजर्व कर दी गई उन बच्चों के लिए, लेकिन उसके बाद ये नहीं पता है कि रिजर्व कर दी गई बच्चे वहाँ पर एडमिट भी हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं उसके बाद बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसे बच्चे होंगे तो स्कूल में कहीं ना कहीं उन्हें डिस्क्रिमिनेशन तो फेस करना ही पड़ता होगा। तो उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कहीं बच्चे ड्रॉप आउट तो नहीं कर रहे हैं, तो इसको ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन ट्रैक करेगी अब दिल्ली गवर्नमेंट। तो द गवर्नमेंट हाउएवर हैज़ नेवर केप्ट ट्रैक ऑफ हाउ मेनी ऑफ दीज स्टूडेंट्स कंप्लीट स्कूलिंग फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन एंड हाउ मेनी ऑफ देम ड्रॉप आउट। तो 2010 में दिल्ली गवर्नमेंट ने ये चीज़ लॉन्च की थी कि 22% जो सीट्स होंगी वो रिजर्व होंगी ऐसे ग्रुप्स के लिए, लेकिन उसके बाद इन्होंने कभी उसका ट्रैक नहीं रखा कि कितने बच्चे वहाँ से ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो इट हैज़ बीन डिसाइडेड, तो अभी डिसाइड किया गया है कि ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको हैरेसमेंट होता होगा या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता होगा। तो ये अच्छी चीज़ है, इसको हम नेशनल लेवल पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देशभक्ति करिकुलम ऐड किया गया है दिल्ली के स्कूल्स में। तो देशभक्ति करिकुलम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल्स अक्रॉस दिल्ली स्टार्टिंग September 27। मतलब बच्चों को स्टोरी सुनाई जाएंगी फ्रीडम फाइटर्स की, और September 27 को ही क्यों किया गया है? क्योंकि फ्रीडम फाइटर भगत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए बच्चों में पेट्रियोटिज्म आएगा। तो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट विल रिक्वायर रोट लर्निंग, तो इसके लिए कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। बस बच्चों को स्टोरीज ऑफ द नेशन सुनाई जाएंगी, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाएंगी कि वो सिटीज़न है तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स देयर नेशन और वो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग में। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर HNLC विच डिमांड्स अ सॉवरन खासी होमलैंड इन मेघालय। तो HNLC एक ग्रुप है जो कि चाहता है कि मेघालय में उसे एक खासी होमलैंड अलग से दे दिया जाए। एक और फैक्शन था इससे पहले HALC का, तो HNLC और HALC बेसिकली एक फैक्शन से ही निकले हैं। फर्स्ट मिलिटेंट ट्राइबल आउटफिट है स्टेट का, जिसमें थेंगिंग क्यू एक फाउंडिंग मेंबर थे। तो बेसिकली ये जो थेंगिंग क्यू थे इनकी डेथ हो गई है। अब उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं मेघालय में। तो अनरेस्ट ओवर एक्स मिलिशियाज डेथ, मेघालय होम मिनिस्टर्स क्विट। तो मेघालय के जो होम मिनिस्टर में क्विट भी करना पड़ गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है।
ये आर्टिकल में खास इंपॉर्टेंट मुझे कुछ लगा नहीं, पर हम पढ़ लेते हैं। व्हाट काबुल मीन्स इन दिल्ली। सबसे पहले यहाँ पर ये बोला गया है कि जब तालिबान काबुल में गया तो वहाँ पर जो अफगान फोर्सेस थे उन्होंने कुछ लड़ाई हुई नहीं, वहाँ पर पहले ही सरेंडर कर दिया। तो द इमीडिएट चैलेंज इज द मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो अब वायलेंस तो देखने को नहीं मिला, ठीक है, काबुल कैप्चर हो गया तालिबान के द्वारा। तो अब जो चैलेंज आएगा वो ये होगा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का, क्योंकि लगभग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड। इससे पहले जो प्रोविंशियल कैपिटल्स को जब तालिबान कैप्चर कर रहा था तो वहाँ से लोग फ्ली करके काबुल में आ जा रहे थे, तो फिर वो काबुल में पेवमेंट्स पे पड़े हैं, पार्क्स में पड़े हैं। द सेकेंड इज द पैनिक एंड रश फॉर पासपोर्ट्स। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है अफगानिस्तान में जो देखने को मिल रही है वो पासपोर्ट्स और वीज़ास की मिल रही है, ठीक है, फॉर दोज हु फेयर फॉर देयर लाइफ फ्रॉम द तालिबान और देयर स्पॉन्सर्स। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ऑथर जो इंडिया है वो इमरजेंसी वीज़ास प्रोवाइड करते हैं उन लोगों के लिए जो अफगानिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आउटब्रेक्स ऑफ वायलेंस एंड पॉलिटिकल परसिक्यूशन शुड बी एंटिसिपेटेड। अब the biggest losers in the transition will be Afghan women and youth who had tasted political, civic, economic and human rights and opportunities and media freedoms। तो सबसे पहले ऑथर ने ये बोला है कि अफगानिस्तान में अब बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अनलीश होने वाली है। तो जो भी वहाँ के रेफ्यूजीज इंडिया आने वाले हैं तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट उनको इमरजेंसी वीज़ास प्रोवाइड कर दे। दूसरी बात ये, वॉयलेंस और पॉलिटिकल परसिक्यूशन तो एंटिसिपेटेड है कि वॉयलेंस अभी नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, लेकिन आगे वाले दिनों में होने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान क्या हो रहा है, जब तालिबान कैप्चर कर रहा है तो वो वहाँ की विमेन और यूथ का हो रहा है जिन्होंने एक बार पॉलिटिकल फ्रीडम टेस्ट कर लिया जब तालिबान आउस्ट कर दिया गया था वहाँ से, और उसके बाद जब अशरफ घनी की गवर्नमेंट थी तो फ्रीडम तो थे लोगों में। तो अब एक बार लोगों को फ्रीडम्स लोगों ने टेस्ट कर लिया तो अब उनसे वापस से वो फ्रीडम छीने जाएंगे। तालिबान का ब्रूटल रूल वापस से आ सकता है, मीडिया को गैग करने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे 3 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ये, जो 3 लाख लगभग 3.5 लाख के यूएस और नेटो ट्रेंड अफगान आर्मी और पुलिस फोर्सेस थे वो 60,000 तालिबान के सामने हार क्यों गए। और दूसरी बात ये, जो यूएस ने अपना डिसीजन किया था ट्रूप्स को बाहर निकालने का और उससे पहले उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल सेटलमेंट ही नहीं करी, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और तीसरी बात ये कि इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया तो अभी तालिबान से अभी तक तो इंगेज हुआ नहीं है, इंडिया की हमेशा रिलक्टेंस रही है कि हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट से ही बात करेंगे, तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए। तो ऑथर ने बोला इनके कोई भी आंसर्स ठीक से दे ही नहीं सकता। सबसे पहले ये जो 3 क्वेश्चंस किए गए हैं, 2019 में इलेक्शंस किए गए थे लेकिन उस इलेक्शन की अंडरमाइनिंग देखी गई थी। तो देयर इज़ लिटिल डाउट दैट द अंडरमाइनिंग ऑफ द सितंबर 2019 इलेक्शंस, जो पीस प्रोसेस था जिसमें एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाने की बात की गई थी, उसे डिफाई किया गया। इक्वली ट्रू इज़ द फैक्ट दैट ये जैसे फैक्ट बोला जाता है कि यूएस और नेटो ट्रेंड अफगान ट्रूप्स हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो डिपेंडेंस है अफगान फोर्सेस की वो एक्चुअली यूएस पर थी, कि मतलब टेक्निकल डिपेंडेंस ऑन द यूएस फॉर एयर सपोर्ट। जो अफगान आर्मी था वो यूएस पर ही डिपेंडेंट रहते थे एयर सपोर्ट पे, वेपन सिस्टम्स, इंटेलिजेंस सिस्टम। साइकोलॉजिकल डिनाइल दैट दे वुड इंडीड लीव एज दे वांट अ लैक ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी। और उसके बाद जब वो चले गए तो जो अफगान की फोर्सेस है उनके पास कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं थी, सप्लाईज नहीं थे, लॉजिस्टिक्स नहीं थे, मैंड पोस्ट बहुत ज़्यादा कम थे, उनको सैलरीज नहीं मिली थी काफ़ी टाइम से, इसके अलावा फैंटम रोल्स, और उसके बाद उनको एक डर था बिट्रेल का, अबेंडमेंट का और डीमोरलाइजेशन का। तो यहाँ पे इन सब रोल्स की वजह से हम देख रहे हैं जो 3 लाख 3.5 लाख अफगान ट्रूप्स थे वो हार के 60,000 तालिबान के सामने, क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था। जो भी यूएस अपनी व्हीकल्स वगैरह छोड़कर गया था वो तालिबान ने कैप्चर कर ली थी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएस की होनी चाहिए, क्योंकि यूएस ने कोई भी प्लान नहीं बनाया और एग्जिट कर दिया बिना सोचे समझे ऑफ डेवलपिंग सच एन आर्मी टू नेटो स्टैंडर्ड्स। अब यूएस का यहाँ पर ये कहना है कि उन्होंने जो आर्मी बनाई वो नेटो स्टैंडर्ड्स की बेसिस पर बनाई और अफगान नेशनल आर्मी किसी अदर केपेबल नेशन की आर्मी के बराबर थी, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि हम देखें एडिक्वेट मोबिलिटी नहीं थी, आर्टिलरी, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस, सबकी कमी थी। और साथ ही जो अफगानिस्तान है वहाँ पे काफ़ी रग्ड टेरेन है। फर्स्ट इट इज़ आर्ग्यूएबल दैट आफ्टर दैट, अब यूएस ने 20 साल इतना ब्लड, ट्रेजर, एसोसिएट्स, उसके बाद ऐसे अचानक से क्यों निकल गया। सबसे पहली बात, जब सोवियत इंटरवेंशन यहाँ से गया था, जब सोवियत इंटरवेंशन हुआ था अफगानिस्तान में, उसके बाद जब सोवियत यूनियन का फॉल हुआ था, द यूएस हैज़ नेवर रियली कंसिडर्ड अफगानिस्तान ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले जब तक रशिया था तब तक तो ये डर था अफगानिस्तान को, ये बेसिकली यूएस को, कि वहाँ पर कम्युनिज्म ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन जब से सोवियत यूनियन का फॉल हुआ कोल्ड वॉर के बाद, तब से यूएस के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं रहा अफगानिस्तान। तो फॉर ऑल द 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान एंड इट्स अवेयरनेस ऑफ अफगानिस्तान मिनरल वेल्थ, द यूएस नेवर रियली इन्वेस्टेड इन द अफगान इकॉनमी। तो यूएस ने ये जो भी $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट किए वो कभी भी अफगान की इकॉनमी में नहीं किए। इसके अलावा
कभी भी उन्होंने वहाँ पे डेमोक्रेसी लाने की कोशिश ही नहीं की, वहाँ की डेमोक्रेसी में कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो वहाँ का जो पहले तालिबान ने रूल किया था फंडामेंटलिज्म बेसिस पे, तो कभी उसको ऑल्टरनेटिव नहीं प्रोवाइड किया। और तीसरी बात ये, इंडिया को क्या करना चाहिए, तो इंडिया को बस वेट और वॉच करना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है, उसके बाद हम डिसाइड करें हमें क्या करना चाहिए। तो विद द तालिबान इन काबुल द ओल्ड डिबेट अब वापस से आ गई है कि इंडिया को तालिबान से बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो प्रूडेंस डिक्टेट्स दैट वी कीप एन ओपन माइंड, वेट एंड वॉच एंड व्हाट दे एक्चुअली डू। तो बस अब वेट करने की ज़रूरत है कि वो क्या करते हैं। तो बेसिकली हमें इस आर्टिकल में ये समझ आ रहा है कि जो वहाँ की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको सॉल्व करने के लिए इंडिया को इमरजेंसी वीज़ास प्रोवाइड करने चाहिए। वॉयलेंस आगे वाले समय में होने वाला है, तो वेमेन और यूथ वहाँ पे हमेशा रिसीविंग एंड पर रहने वाले हैं। अब जो अफगान के ट्रूप्स थे वो क्यों हार गए, वो इसलिए हार गए क्योंकि उनके पास टेक्निकल सपोर्ट नहीं था जो कि यूएस उन्हें प्रोवाइड करता था। साथ ही डीमोरलाइज हो गए थे वो। यूएस की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन यूएस ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं समझी क्योंकि जब सोवियत यूनियन का फॉल हो गया तो उन्हें डर नहीं था कि यहाँ पर कोई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाएगी। और पहले तो उन्हें ये लगता था अफगानिस्तान की मिनरल वेल्थ थी, इसलिए उन्होंने कभी उसकी इकॉनमी में इन्वेस्ट नहीं किया, उसकी डेमोक्रेसी में इन्वेस्ट नहीं किया। इंडिया को क्या करना चाहिए, तो इंडिया को देखना चाहिए कि आगे क्या होता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो सेकेंड एक्सपेंड सेक्शन है इसमें फॉल ऑफ साइगांव की बात की गई है। तो ये जो अमेरिका है ये वियतनाम वॉर में भी गया था। तो द तालिबान मार्च टू काबुल इज बीइंग लाइकन टू द फॉल ऑफ साइगांव। तो तालिबान ने अभी काबुल को कैप्चर किया, इसको कंपेयर किया गया है फॉल ऑफ साइगांव से। एक 1975 का रेफरेंस, जब यूएस ने साउथ वियतनाम को बैक किया था, लेकिन जो नॉर्थ वियतनाम था वो लगभग 2 साल के बाद साउथ वियतनाम जो नॉर्थ वियतनाम कम्युनिस्ट रूल था उसने कैप्चर कर लिया था साउथ वियतनाम के साइगांव को। तो ऑन सोशल मीडिया द तालिबान मार्च टू काबुल इज बीइंग लाइकन टू द फॉल ऑफ साइगांव, अ रेफरेंस टू 1975 व्हेन द कैपिटल ऑफ यूएस बैक्ड साउथ वियतनाम fell to the communist ruled North Vietnam 2 years after the withdrawal of US military presence of 19 years। तो लगभग ये वियतनाम में भी 19 साल रहे थे। साउथ वियतनाम को इन्होंने साउथ वियतनाम की गवर्नमेंट को बैक किया था, लेकिन इनके जाने के बाद ही 2 साल के अंदर अंदर नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम की कैपिटल को कैप्चर कर लिया था। तो अफगानिस्तान में जो देखने को मिल रहा है वो इससे पहले वियतनाम में भी हो चुका है। वियतनाम वॉर जो कि इतने टाइम लड़ा यूएस ने, उसके बाद भी वहाँ पे लगभग 58,000 अमेरिकन की डेथ हुई थी और 2.5 लाख वियतनामीज की डेथ हुई थी। That very day 4 hours after US helicopter evacuated the last of a dozen Americans। तो वहाँ पर भी जो अमेरिका के एम्बेसडर्स थे और जो एम्बेसीज में लोग थे वो बेसिकली उनको भी चॉपर से इवैक्यूएट करने की कोशिश की गई थी, जो कि अभी की जा रही है काबुल के एयरपोर्ट पर। जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट थी, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी नॉर्थ वियतनाम की, उन्होंने पूरी सिटी को कैप्चर कर लिया था और वापस हम ये चीज़ फिर से देख रहे हैं। अब ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स की बात की गई है, तो एक बिल आया है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स को लेकर। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात बोली थी कि बहुत सारी ट्रिब्यूनल बॉडीज़ हैं जिसमें ज़्यादा सीट वैकेंट हैं, कोई भी वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं। तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 का एक इससे पहले ऑर्डिनेंस भी प्रोमलगेट किया गया था, अब उसके लिए बिल लेकर आ रहे हैं। ये 8 ट्रिब्यूनल्स को डिसॉल्व करने की बात कर रहा है और जो कि अपीलेट बॉडीज़ हैं, तो इनको डिसॉल्व कर देगा और इनका जो भी फंक्शंस है वो सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो ये हैं ये 8 ट्रिब्यूनल्स। तो एफकैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड और एयरपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, द नेशनल हाईवेज ट्रिब्यूनल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। तो ये कौन कौन से एक्ट्स के अंदर बने आप ये देख लेना। अब बिल ने ये बोला जो भी चेयरपर्सन और मेंबर्स इन ट्रिब्यूनल्स के जो कि एबॉलिश हो गए हैं उनको 3 महीने का पे मिल जाएगा, इक्विवेलेंट टू 3 महीने के पे के बराबर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड हो जाएगा, और जो भी उनका प्री मैच्योर टर्मिनेशन हुआ उसके लिए अलाउंसेस प्रोवाइड हो जाएंगे। अब ये जो चेंजेस हुए हैं ये बेसिकली क्या क्या चेंजेस है, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब ये पावर है कि वो किसी भी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के बेसिस पे किसी भी चेयरपर्सन या मेंबर को हटा सकती है अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है, मॉरल टर्पिट्यूड में है, ऐसा कुछ ऑफेंस के लिए कन्विक्ट है। इसके अलावा फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल है चेयरपर्सन और मेंबर की ड्यूटीज़ को निभाने के लिए। हैज़ एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, कुछ उसके ऐसे फाइनेंशियल और ऐसे कुछ इंटरेस्ट आ गए जिसकी वजह से जो उसके फंक्शन है चेयरपर्सन और मेंबर के उसमें कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। चेयरपर्सन एंड जुडिशियल मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स आर फॉर्मर जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी ट्रिब्यूनल्स के चेयरपर्सन एंड मेंबर्स होते हैं वो इससे पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस होते हैं। इस मूव की वजह से ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी तो आएगी ट्रिब्यूनल्स पर, लेकिन इसकी वजह से जो इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल बॉडीज़ की वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्च कम सिलेक्शन बेसिस पर ये डिसाइड करेगी कि किसे वो मेंबर से हटा सकती है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस थोड़ी खतरे में है। अब व्हाट आर द ट्रिब्यूनल्स दैट आर बीइंग डिसॉल्व, तो वो मैंने बता दिया आपको कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स डिसॉल्व हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने एनालिसिस किया है पिछले 3 साल के डेटा से और उन्हें ये पता चला है कि ये ट्रिब्यूनल्स बनाई तो गई हैं लेकिन उसके बाद भी कोई फास्टर जस्टिस डिलीवरी नहीं हुई है।
बस जो एक्सचेकर है उसके पैसे पर ही ये ट्रिब्यूनल्स चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिला है। तो अब इनके जो भी केसेस है वो हाई कोर्ट को रेफ़र कर दिए जाएंगे या तो कमर्शियल सिविल कोर्ट्स को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। एक्सपर्ट्स का ये फियर है कि अब रेगुलर कोर्ट्स में ये सारे केसेस चलेंगे, लेकिन जो रेगुलर कोर्ट्स हैं उनके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल एफकैट जो है, फिल्म, इसका कुछ नाम है फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में आती है। तो अगर सेंसर बोर्ड के अगेंस्ट कोई भी अपील करनी होती है तो वो एफकैट में जाती है वो अपील, ठीक है। तो अब एफकैट में जो थे अभी तक एक्सपर्टीज़ होते थे जिनको आर्ट और सिनेमा के बारे में पता हो, लेकिन अब जब रेगुलर कोर्ट्स में जाएगा तो यहाँ पर एक्सपर्टीज़ की कमी देखने को मिल सकती है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जब 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे था तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बताया गया हमारे नेशन के फाउंडर्स का महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की मॉरल लीडरशिप और डेडिकेशन टू ट्रूथ की वजह से नॉन वायलेंस, कम्युनल हार्मनी, अंत्योदय। फिर जवाहरलाल नेहरू के कुछ प्रिंसिपल्स थे जिसकी वजह से डेमोक्रेसी या इकॉनमी या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हुआ। सरदार पटेल की वजह से जो प्रिंसली स्टेट्स है वो इंटीग्रेट हो पाए और एक वन इंडिया का सपना हो पाया। सुभाष चंद्र बोस की वजह से मिलिट्री स्ट्रेंथ पे एम्फेसिस गए, नेशनल प्लानिंग कमेटी की उन्होंने लीडरशिप की थी। बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जो हम देख रहे हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बेसिकली कमिट करता है ऑपरेस क्लासेस के एमेंसिपेशन के लिए। हमने इतना कुछ तो कर लिया, लेकिन अब कमी क्या है हमारे, हम वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बोला गया है, तो ये थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल हो सकता है या आप ऑथर को देख के समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बोला गया है जो मोदी गवर्नमेंट है उस समय पार्लियामेंट के प्रोसेस और बिल्डिंग कंसेंसस को काफ़ी ज़्यादा अंडरमाइन किया गया है। जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू है उनको डिनाई किया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती पार्लियामेंट में रेज करने के लिए, जैसे कि फॉर्म लॉस को नहीं, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म लॉस, यहाँ तक कि पेगासस इशू का यूज़ किया जाता है अपोजिशन के लिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को शांत कराने की बात की जाती है, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट की आर्म ट्विस्टिंग की जाती है ताकि वो सच्चाई ना बोलें, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी इन सब मुद्दों पर बात नहीं होती है। तो पार्लियामेंट सिर्फ अब एक रबर स्टैम्प बन के रह गई है, कोई भी डिस्कशन या डेलिब्रेशन नहीं होता पार्लियामेंट में। इसके बाद सबसे पहले वी लेजिटिमेटली टेक प्राइड इन बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन। तो हम ये बोलते हैं वैक्सीन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर। उसके बाद भी देखने की हमारी जो पॉपुलेशन है वो अभी तक फुली वैक्सीनेट नहीं हो पाई है। इवन आर चिल्ड्रंस एजुकेशन हैज़ बिन डिस्टर्प्टेड विद प्रोफाउंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। तो 16 महीने से अब तक स्कूल बंद है, तो हम देख सकते हैं कि बच्चों को कितना ज़्यादा लर्निंग लॉस हुआ है। फार्मर्स जिनकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वो इतने टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिंस इंडिपेंडेंस जो फेडरलिज्म है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर रहा है, डिफाइनिंग फीचर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, लेकिन हम देख रहे हैं कैसे फेडरलिज्म स्पिरिट को अंडरमाइन करने की बात की जाती है। तो इन रिसेंट ईयर्स स्टेट आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द राइटफुल शेयर। अब स्टेट ने बेसिकली गिवन किया था कि ठीक है हम जीएसटी रिजीम लेकर आते हैं, लेकिन उस जीएसटी रिजीम के बाद जो भी स्टेट्स को नुकसान हो रहा है वो सेंट्रल उसको दे नहीं रही है और उसके राइटफुल शेयर को उसको देने से मना कर रही है। और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो शेयर डायरेक्ट मीन्स से ना लेकर सेस के थ्रू लेती है ताकि उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर ना करना पड़े। Another recent dangerous trend is the misuse of laws and government agencies। तो गवर्नमेंट जैसे सेडिशन लॉ का यूज़ करती है और लोगों को शांत कराने के लिए, डिसेंट को क्वेल करने के लिए। बिकॉज सिम्बॉलिज्म हैज़ ट्राइम्ड ओवर मीनिंगफुल एक्शन। तो अब इन्होंने यही बोला है कि जो अब की गवर्नमेंट है उसमें सिम्बॉलिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मीनिंगफुल एक्शन नहीं होते, गवर्नेंस नहीं होती है। तो इट इज़ बिकॉज क्योंकि डेमोक्रेसी अब सॉट टू बी रिप्लेस बाय एन ऑटोक्रेसी। जो सिंबल, अब जो पार्लियामेंट सिंबल है डेमोक्रेसी का वो अब म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया, वहाँ पर कोई भी डेलिब्रेशन डिस्कशन नहीं होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये जो आर्टिकल है बेसिकली एंटीबायोटिक्स पे है कि लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस। तो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंडिया में देखा जा सकता है, जिसकी वजह से जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती हैं उनका ट्रीटमेंट और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करती हैं। तो जो भी बेनिफिट्स गेन हुए हैं थ्रू द मेडिकल एडवांसेस की, अब जो ड्रग कंपनीज होती है वो ड्रग मैन्युफैक्चर करती हैं, लेकिन उस ड्रग की बहुत शॉर्ट लाइफ होती है क्योंकि कुछ टाइम के बाद ही वो पॉपुलेशन में काम ही करना बंद हो जाती हैं क्योंकि लोगों ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर ली होती है। अब सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, जाके मेडिकल स्टोर से खुद एंटीबायोटिक अपने आप ही खुद को प्रिस्क्राइब करके ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब करके ही एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। तो ICMR study reported a disturbingly high mortality rate of 56% among COVID patients infected with resistant bacterial infections। तो वो कोविड पेशेंट जिनको बाद में कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं किए हुए, लगभग 56% मॉर्टेलिटी डेथ देखी गई है। द साइलेंट पेंडेमिक, तो अब हम देख रहे हैं कि एक नया पेंडेमिक आ रहा है जिसका नाम है एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस। अब जो ड्रग डेवलपमेंट होता है, फार्मा कंपनीज इतने सारे पैसे यूज़ करके, इन्वेस्टमेंट करके किसी भी ड्रग को डेवलप करती हैं,
हाई कॉस्ट ऑफ ब्रिंकिंग अ नोवेल एंटीबायोटिक टू द मार्केट। उसके बाद हम देखते हैं उसका इतना ज़्यादा इरेशनल यूज़ होता है कि शॉर्ट मार्केट लाइफ होती है इस ड्रग की, उसके बाद वो ड्रग मार्केट से बाहर हो जाती है क्योंकि वो यूज़फुल ही नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो भी एंटीबायोटिक्स वेस्ट में बनती है इंडिया में आने में उसे टाइम लग जाता है, लगभग 5 से 6 साल लग गए थे डेप्टोमाइसिन और सेफ्टेरोलिन को इंडिया में आने के लिए। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि इम्पेनम, रेलबैक्टम, ये तो अब तक इंडिया में आई भी नहीं है। जैसे कि हमने कोविड वैक्सीन को डेवलप किया इंडिया में, वैसे ही ज़रूरत है कि हम एंटीबायोटिक्स भी इंडिया में डेवलप करें। तो बल्क ऑफ इनिशियल ड्रग डेवलपमेंट हैपेंस इन स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो एट अ फर्स्ट स्टेप द गवर्नमेंट नीड्स टू रिकॉग्नाइज द स्नैक्स इन डेफिशिएंसी, कि अभी क्या डिफिशियंसी हम एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, फिर उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। डेस्पाइट कंस्ट्रेंट्स द एंटीबायोटिक स्पेस, जो एंटीबायोटिक स्पेस है इंडिया में उसमें काफ़ी कम सक्सेस हमें देखने को मिली है, तो उस सक्सेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है लर्निंग फ्रॉम चाइना। अब सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे था, तो हमने क्या क्या अचीव किया वो बात तो ठीक है कि हम कैसे पॉवर्टी हमने रिड्यूस की, लिटरेसी बढ़ाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई, अपनी इकॉनमी को मॉडर्नाइज किया, साथ ही स्पेस में भी हम पाइनियर हो गए, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ भी हमारे यहाँ हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हम फूड एक्सपोर्टर तक हो गए, हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस है इन द वर्ल्ड। जो गोडाउंस हैं वो लगभग 100 मिलियन टन्स का वहाँ पर ग्रेन्स पड़ा हुआ है। तो ये सारी तो हमारी अच्छी बातें होगी। तो हमने लूज़ कहाँ कहाँ किया, तो सबसे पहले ऑथर ने ये बोला हम उन कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं जिन्होंने हमारे साथ शुरू किया था। सबसे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपेयर किया है, तो पाकिस्तान से तो हमने बेसिकली बेटर ही किया है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम $1960 है, लेकिन पाकिस्तान की जो वहीं पर हम देखें तो $1260 है। बांग्लादेश की थोड़ी बढ़ गई है, $2000 है, मार्जिनली बढ़ी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बांग्लादेश ने थोड़ा अच्छा कर रखा है, लेकिन रियल कंपैरिजन हमारा चाइना के साथ होना चाहिए। अगर हम साइज ऑफ पॉपुलेशन देखें तो दोनों कंट्रीज़ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ने अपनी जर्नी 1940s में शुरू की, फिर चाइना ने ऐसा क्या किया कि चाइना आज $14 ट्रिलियन इकॉनमी बन गया है और अभी हम 2.7 ट्रिलियन पर ही हैं। इंडिया ने सोशलिस्ट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया, चाइना ने कम्युनिज्म को अडॉप्ट किया। चाइना ने कम्युनिज्म को अडॉप्ट किया था फूड, हेल्थ, एजुकेशन और प्रॉस्पेरिटी को प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन जो चाइना का जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट एरा था, जहाँ पर कम्युनिज्म एकदम पीक पर था, वहाँ पर उनके यहाँ लोग स्टारवेशन से मर रहे थे। लगभग 30 मिलियन लाइफ स्टारवेशन की वजह से उनकी डेथ हुई थी। इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ भी स्टारवेशन की स्थिति थी, लेकिन यूएसए से हमें PL 480 से ग्रेन इम्पोर्ट्स मिल जाते थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ स्टारवेशन इतना नहीं हुआ। चाइना ने 1949 से लेकर 1977 तक तो बहुत ख़राब परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद चाइना कैसे मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स किए चाइना ने, और एग्रीकल्चर को लिबरलाइज़ कर दिया। जब एग्रीकल्चर को लिबरलाइज़ किया तो वहाँ पर उनकी एग्री GDP ग्रोथ 7.1% पर पहुँच गई। तो अब एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ी, तो एग्रीकल्चर में ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड थे, तो उनके हाथों में पैसा आया, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की कोशिश की गई, ताकि डिमांड तो पहले से ही क्रिएट हो गई थी एग्रीकल्चर वाले लोगों में। तो फार्मर्स रियल इनकम लगभग 14% द्वारा बढ़ गई। इसीलिए जो गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी मिल गई कि अब वो नॉन एग्री सेक्टर में रिफॉर्म्स करें, जिसकी वजह से चाइना ने रिफॉर्म्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में किया और चाइना आज सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। अगर हम 2020 में देखें तो चाइना का ओवरऑल GDP 14.7 ट्रिलियन है, जो यूएसए से कॉम्पीट करता है। यूएसए का $20.9 ट्रिलियन है, इंडिया अभी सिर्फ $2.7 ट्रिलियन पर ही है। लेकिन अभी जैसे यूएसए और चाइना को ऐसे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंपेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि यूएसए की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। यूएसए की पर कैपिटा इनकम $63,420 है, लेकिन चाइना की देखो तो चाइना की सिर्फ $17,190 है। तो चाइना की इसलिए कम है क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और ये सारी चीज़ें हमें और भी अरीना में दिखती हैं, जैसे कि चाइना ने इस बार सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स जीते हैं आफ्टर द यूएसए। यूएसए ने 113 मेडल जीते हैं, चाइना ने 88 मेडल्स जीते हैं, और इंडिया लगभग 48th पोजीशन पे था 7 मेडल्स के साथ। इंडिया की स्लगिश परफॉर्मेंस जब हम चाइना से कंपेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी चाइना की तरह ऑथोरिटेटिव मेजर्स ले आएँ। हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर वो थोड़ा फ्लॉड है, अभी ये मेच्योर डेमोक्रेसी नहीं बन पाए हैं, लेकिन जब हम मेच्योर डेमोक्रेसी बन जाएंगे और जो भी डिफरेंसेस है ओपिनियंस अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज उसे रिस्पेक्ट किया जाने लगेगा, तो हमारी भी ग्रोथ ऐसी देखने को मिल सकती है। अमेरिकन स्टैंडर्ड्स तक पहुंचने में तो हमें टाइम लगेगा, तो हमारा अभी नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि हम चाइनीज़ के स्टैंडर्ड को कैसे टारगेट करते हैं। जो चाइनीज़ रिफॉर्म्स थे वो बेसिकली एग्रीकल्चर के साथ शुरू हुए, लेकिन इंडिया आज तक एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं कर पाया है। इवन फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू ग्रो ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को भी चाहते हैं ग्रो करने के लिए, तो सबसे ज़रूरत है एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स होना, क्योंकि वही लोग होंगे जो डिमांड क्रिएट करेंगे हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की। तो दिस हैज़ टू बी डन। तो ये फ्रीबीज देकर नहीं होता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पैसे दे, तो ऐसे नहीं होता। उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनके एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, स्किल्स, हेल्थ, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा R&D में इन्वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। जो इंडिया वो सिर्फ लगभग 0.69% अपने R&D में खर्च करता है, लेकिन अगर हम चाइना को कंपेयर करें तो चाइना अपनी GDP का 2.1% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है।
तो चाइना का हम यहाँ पर देख रहे हैं, चाइना ने अपने एग्री मार्केट्स को लिबरेट किया, लोगों को स्किल्स दी, एजुकेशन दी, जिसकी वजह से चाइना की जीडीपी आज इतनी ज़्यादा है। दूसरा लेसन जो चाइना से हम सीख सकते हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, जैसे कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए थे, जिसकी वजह से वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से जो चाइना का फैमिली साइज़ है वो लगभग 3 का है, और इंडिया में अगर हम यूपी में देखो तो फैमिली साइज़ 6 लोगों का है। तो चाइना अडॉप्टेड द वन चाइल्ड नॉर्म फ्रॉम 1979 टू 2015। एज अ रिजल्ट जो चाइना की पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी फास्टर ग्रो हुई। इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की मेजर्स किए, लेकिन डेमोक्रेटिक मेजर्स किए, इसलिए जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। जो चाइना का फर्टिलिटी रेट था वो एक साथ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, ड्रास्टिक रिड्यूस हो गया था। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट अशरफ गनी तजाकिस्तान फ्ली हो चुके हैं, बेसिकली सेम न्यूज़ है। अब अफगान लीडर्स हैव क्रिएटेड अ कोऑर्डिनेशन काउंसिल टू मीट विद द तालिबान एंड मैनेज द ट्रांसफर ऑफ पावर। तो अभी डिसाइड करेंगे कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर करने की बात है। यहाँ पे जो चमन है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, चमन टाउन है। इसके अलावा एक चमन बॉर्डर तो ओपन था, जिसकी वजह से जो अफगानिस्तान से रिफ्यूजीज थे वो पाकिस्तान में आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपना दूसरा टोरकाम बॉर्डर जो कि अफगानिस्तान के साथ शेयर करते वो उन्होंने बंद कर दिया था। तो टोरकाम बॉर्डर भी वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करता पाकिस्तान, वो बंद कर दिया गया था, लेकिन चमन डॉनर खुला हुआ था। हिस्ट्री ऑफ यूएस मिसकैलकुलेशन कंपाउंडेड बाय लैक ऑफ एग्जिट प्लान। तो यहाँ पर ये बोला गया कि यूएस ने कैसे मिसकैलकुलेट किया अपना एग्जिट, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं जो तालिबान है उसने काबुल को कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पर यूएस का ये था कि उन्होंने लगभग $83 बिलियन खर्च किए हैं 2001 से लेकर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए, और उन्हें ऐसा लगता था ये जो 3 लाख फोर्सेस हैं वो हरा देंगे तालिबान को। तो कमांडर्स डिड नो दैट द अफ्लिक्शंस ऑफ द अफगान फोर्सेस हैड नेवर बीन क्योर्ड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो अफगान फोर्सेस की इंटरनल जो पॉलिटिक्स में दिक्कत है वो कभी सॉल्व ही नहीं की गई, जैसे कि उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। जो अफगान गवर्नमेंट है वो पे नहीं करती अफगान सोल्जर्स और पुलिस को, लगभग महीनों तक डिफेक्शन हो जाते हैं। सोल्जर्स को हम वॉर में लड़ने भेज दे रहे थे अफगान की गवर्नमेंट बेसिकली, और उनको पास एडिक्वेट फूड और वाटर तक नहीं होता था। तो मतलब सप्लाईज तो छोड़ी, तो जिसके पास खाना और पानी नहीं वो लड़ेगा कैसे। तो यूनाइटेड स्टेट्स कुड नॉट प्रॉप अप द अफगान गवर्नमेंट एंड इट्स मिलिट्री इन परपेचुटी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बाइडेन का ये कहना है कि आज नहीं तो कल यूनाइटेड स्टेट्स को बाहर तो जाना ही था, तो उसके बाद तो फिर अफगान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ही ना है कि वो तालिबान को कैसे रोक सकता है, क्योंकि जो भी है यूएस परपीचुटी में तो वहाँ नहीं रह सकता। अगर वो आगे 1 साल या 5 साल रह भी लेता तो उसकी वजह से कोई सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं आ जाता, क्योंकि 5 साल के बाद भी रिस्क यही रहता, आज नहीं तो 5 साल के बाद तालिबान कैप्चर कर लेता। तो अमेरिका का लॉन्गेस्ट वॉर रहा है। द यूनाइटेड स्टेट्स केप्ट फोर्सेज इन अफगानिस्तान फॉर लॉन्गर देन द ब्रिटिश डिड इन 19th सेंचुरी। तो ब्रिटिश ने जितनी फोर्सेज रखी जिस टाइम के लिए, उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पर रखा गया है बाय द यूएस फोर्सेज को। इफ़ एवरीवन न्यू वी वर हेडेड फॉर द एग्जिट, वाई डिड वी नॉट हैव अ प्लान। बस हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर उन्हें पता था वो एग्जिट करें तो उनको एक प्लान एग्जिट करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं की। अब यहाँ पे हाईती जो कि कैरिबियन आइलैंड नेशन है, वहाँ पे एक अर्थक्वेक आ गया था। अब वहाँ पे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन भी आने वाला है जिसका नाम है ट्रॉपिकल स्टॉर्म ग्रेस। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आईटी मिनिस्टर ने प्रपोजल मांगे हैं कि डिजिटल पेमेंट्स स्मार्टफोन से बियॉन्ड कैसे बढ़ाए जाएं। जैसे कि फीचर फोन्स होते हैं जो बटन वाले फोन्स होते हैं, तो उसमें कैसे स्मार्ट पेमेंट्स जैसे ऑफलाइन पेमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि जो रूरल एरियाज है वहाँ पे काफ़ी इरेटिक इंटरनेट कनेक्शन होता है। इरेटिक इंटरनेट कनेक्शन की वजह से स्मार्टफोन वाले तो डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस टू मेक ऑफलाइन पेमेंट्स, तो ऑफलाइन पेमेंट्स हो सकें कार्ड्स, वॉलेट्स और मोबाइल डिवाइसेस को यूज़ करके। इसके अलावा जो फीचर फ़ोन है उसमें ये दिक्कत होती है कि सिक्योरिटी और ड्रॉप रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एरिया ऑफ कंसर्न है, तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इस बार 1500 करोड़ को ईयर मार्क भी किया गया ताकि डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ाया जा सके। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो टाटा इंडस्ट्री है वो अब सेमीकंडक्टर के बिजनेस में आ रही है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो करेंटली हम देख रहे हैं जो वर्ल्ड है उसमें शॉर्टेज है चिप्स की और सेमीकंडक्टर्स की, और स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सब में चिप्स और सेमीकंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम देख रहे हैं चिप और सेमीकंडक्टर्स की बहुत कमी है। अब ऐसा हुआ क्यों, चिप्स और सेमीकंडक्टर्स की कमी हो कैसे गई, क्योंकि पैंडेमिक में साउथ कोरिया की इंडस्ट्रीज़ बंद रही, ताइवान की इंडस्ट्रीज़ बंद रही, जो कि चिप्स और सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करती थी। तो उसकी वजह से हम देख रहे थे कि उसकी सप्लाई में कमी हो गई। और दूसरी बात, इसकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि लॉकडाउन में सब बच्चों को फ़ोन, लैपटॉप चाहिए, तो जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई। यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि उनका राइट टू इंटरसेप्ट था और हमेशा रहेगा, लेकिन चेक्स और बैलेंसेस की ज़रूरत है। तो ये पेगासस इशू पर ही गवर्नमेंट ने ये बात बोली है कि गवर्नमेंट्स राइट टू इंटरसेप्ट फॉर ड्यूली ऑथोराइज लीगल कॉसेस। अगर सिक्योरिटी का कहीं कंसर्न है, टेररिज्म का कंसर्न है, तो गवर्नमेंट इंटरसेप्ट कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को इसके साथ ही साथ चेक्स और बैलेंसेस रखने होते हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि लोगों का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ राइट है। तो एज फार एज द गवर्नमेंट राइट टू इंटरसेप्ट फॉर ड्यूली ऑथोराइज लीगल कॉसेस लाइक सिक्योरिटी, टेररिज्म, तो वहाँ पर गवर्नमेंट सॉवरन है। किसी भी देश की गवर्नमेंट सॉवरन होती है कि वो टेररिज्म और सिक्योरिटी जैसे कंसर्न्स के लिए इंटरसेप्ट कर सकती है, लेकिन जो लोगों के पास राइट टू फ्री स्पीच है वो भी एक फंडामेंटल राइट है। तो गवर्नमेंट को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो राइट कंट्रावीन ना हो। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।